मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण होते हैं, इंडो ग्रीक, पहलव, शक और कुषाण। पिछली क्लास में हमने इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम शक और पहलव आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले पहलव आक्रमण। हम जानते हैं कि सेल्यूकस का जो साम्राज्य था, सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस था। सेल्यूकस का जो साम्राज्य था उस कई प्रांतों में मसिडोनिया, सीरिया, इधर पार्थिया, बैक्ट्रिया सब में बटा हुआ था। तो जैसे जैसे सेल्यूकस की मृत्यु के बाद उसके एंटियोकस प्रथम, द्वितीय, तृतीय के समय में उसका साम्राज्य कमज़ोर होता गया और बैक्ट्रिया और पार्थिया जैसे अलग अलग राज्य स्वतंत्र होते गए। यहाँ बैक्ट्रिया और पार्थिया जो हिंदुस्तान से सटे राज्य थे, ये पार्थिया था, ये पोर्शन लगभग पार्थिया था, ये बैक्ट्रिया था, ये स्वतंत्र हो गए। इसमें बैक्ट्रिया से जो स्वतंत्र हुए राज्य थे ये इंडो ग्रीक थे, और यहाँ से जो शासक स्वतंत्र हुए पार्थिया से, ये पहलव कहलाया, पार्थियन, इंडो पार्थियन, इंडो पार्थियन या पहलव कहलाए। इंडो ग्रीक के बारे में पिछली क्लास हमने देखा है। इस क्लास में हम पार्थियन शासकों के बारे में देखेंगे। तो पार्थिया का सबसे पहला स्वतंत्र शासक था मिथ्रेडेटस प्रथम था। कौन था? पार्थिया का पहला शासक मिथ्रेडेटस फर्स्ट था। इसने अपने आप को स्वतंत्र किया लगभग 171 ईसा पूर्व में। 171 ईसा पूर्व के आसपास इसने अपने आप को स्वतंत्र किया। इसके बाद स्वतंत्र करने के बाद इसका जो अप्रोच था ये इधर के बजाय हिंदुस्तान की तरफ हुआ और हिंदुस्तान की तरफ ये आगे बढ़ा। इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक हुए इसमें बोनोनीज, ये इनका जो क्षेत्र था ये भारत के अंदर नहीं था। बोनोनीज था, स्लेपरिस था, और सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो गोंडोफर्निस या गुंडफर्न। खरोष्टी लिपि में एक अभिलेख मिला है, खरोष्टी लिपि का अभिलेख है, तख्ते-बही अभिलेख, खरोष्टी लिपि का तख्ते-बही अभिलेख, तख्ते-बही अभिलेख में जो खरोष्टी लिपि में लिखा है उससे इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसके बाद के जो शासक हुए बहुत महत्वपूर्ण नहीं हुए और धीरे धीरे पार्थियन साम्राज्य समाप्त हो गया भारत से। इसके बाद इसका स्थान इनका हालांकि पूरी तरह नष्ट करने में कुषाणों का हाथ था, लेकिन काफ़ी साम्राज्य पर हिस्सा पीछे से आ रहे कुषाणों ने भी किया, शकों ने भी किया। शक शासक जो थे ये जस्ट इनके पीछे थे, पहलवों के पीछे जस्ट शासक थे। गोंडोफर्निस में एक और महत्वपूर्ण था। गोंडोफर्निस के शासनकाल में एक सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक भी भारत आया था, और उस पहला ईसाई धर्म प्रचारक था जो भारत में जिसने अपने कदम रखे थे। सेंट थॉमस नामक गोंडोफर्निस के समय में भारत आया था। इसके बाद शकों का आगमन होता भारत में, शक का आक्रमण होता। शक या सीथियन, इन्हें सीथियन भी कहा जाता है। सीथियन, इनका निवास स्थान जो था सीर दरिया, ये अरल सागर है। अरल सागर से ये जो दरिया एक आके गिरती है, अरल सागर में एक सीर दरिया गिरती है, और दूसरी जो है ये ऐसे आके ये ऑक्सस नदी, ये दोनों जाकर के यहाँ अरल सागर में गिरती हैं। सीर दरिया के उत्तर में शक जनजाति या शक कबीला रहता था, और इसके पास ही यूची कबीला भी था। चूँकि ये चीन के शी हुआंगती ने यहाँ पर हान वंश के चीन की महादीवार जब बनवाई, तब चीन की महादीवार के बाद और वहाँ के सशक्त शासकों के प्रेशर के फलस्वरूप यूची कबीला और शक कबीला, इन दो सब पर प्रेशर पड़ा। यूची कबीला जब आगे बढ़ा तो उसने शकों को यहाँ से प्रतिस्थापित किया। मध्य भाग में थे, मंगोलिया से सटे क्षेत्र में, ये क्षेत्र ही ऐसा था, ये पूरा जो सर्किल आप देख रहे हैं ये क्षेत्र ही ऐसा था, लगभग जो है खाना बदोशों का कबीलाई क्षेत्र था। आक्रमणकारी यही मध्यकाल तक यहाँ से आते रहे। सभी लगभग
जो आक्रमणकारी थे, तुर्क आक्रमणकारी थे, इस समय के आक्रमणकारी थे, मौर्योत्तर काल के आक्रमणकारी थे, सब लगभग सबका क्षेत्र यही था। यहाँ से शक जब आगे बढ़े तो इन्होंने सीर दरिया को पार किया और दो शाखाएं बढ़ी, एक तो कपिसा की तरफ गई और दूसरी जो है ये आगे बढ़ते हुए ईरान के पर्थियन शासकों पर उन्होंने अटैक किया। ईरान के पर्थियन शासकों पर उन्होंने अटैक किया और दो पर्थियन शासकों को उन्होंने हराया और वहाँ पर अपना स्थान बना लिया। लेकिन तीसरे पर्थियन शासक ने इनको हरा करके भगा दिया और ये आकर के हेलमंद घाटी में सीस्तान नामक स्थान पर, सीस्तान या सकस्थान, यहाँ आकर ये बस गए। ये वाला क्षेत्र है सीस्तान या सकस्थान, यहाँ के बसे। फिर ये कांधार से आगे बढ़ते हुए बोलन दर्रे से क्रॉस करते हुए इन्होंने आगे जब बढ़े तो ये सिंधु घाटी या सिंधु घाटी के क्षेत्र में बसे और सिंधु घाटी के क्षेत्र से आगे जब ये बढ़े तो इनका 4 भागों में इनका विभाजन होता है। यहाँ से एक तो 4 क्या 2, एक तो उत्तरी क्षत्रप 2 भागों में होते हैं, एक उत्तरी क्षत्रप, ये अपने आप को क्षत्रप कहते थे इनके शासक, और पश्चिमी क्षत्रप। अब उत्तरी क्षत्रप 2 भागों में विभक्त होते हैं। यहाँ उत्तरी क्षत्रप, यहाँ जब देखते हैं हम, यहाँ आगे आते हैं तो यहाँ से 2 शाखाएं इनकी होती हैं। एक तो मथुरा की तरफ जाती है, लाइनिंग बनी हुई जो क्रॉस लाइनिंग, ये शकों के मार्ग है। तो यहाँ से एक तो उत्तर की तरफ जाती है, नदी पार करने के बाद, सिंधु नदी है ये, सिंधु नदी पार करने के बाद ये ऊपर की तरफ, ये तक्षशिला की तरफ जाते हैं। तो एक तो तक्षशिला में एक शासक, ये उत्तरी क्षत्रप, तक्षशिला और मथुरा वाले उत्तरी क्षत्रप कहलाते हैं, और ये जो नीचे रहते हैं वो पश्चिमी क्षत्रप, चूँकि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है ये। तो तक्षशिला के जो क्षत्रप हैं, एक तो उत्तरी क्षत्रप में तक्षशिला और दूसरा मथुरा, ये 2 क्षत्रप यहाँ होते हैं। और पश्चिमी क्षत्रप में एक तो होता है उज्जैन के क्षत्रप या मालवा के क्षत्रप और दूसरे नासिक। यहाँ देखिए ये वाला जो शाखा होती है मालवा की तरफ जाती है, उज्जैन के क्षत्रप, और ये जो है नासिक के क्षत्रप कहलाते हैं। ये कारधमक क्षत्रप, मालवा वाले इनको कारधमक क्षत्रप कहा जाता है, और इनको छहरात। इनका तक्षशिला का जो महत्वपूर्ण शासक था वो मेउस था, सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था मेउस था। मेउस के बाद जो शासक हुआ, यहाँ के शासकों में मेउस के बाद जो है जो अन्य शासक हुए, वो उनका जो महत्वपूर्ण एजेज या एजिलस था, एजेज, मेउस के बाद एजेज और फिर एजिलस, ये महत्वपूर्ण शासक हुए। हालांकि जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए ये उज्जैन और नासिक के क्षत्रप हुए, उनमें भी उज्जैन के क्षत्रप ज़्यादा फेमस हुए। मथुरा के क्षत्रपों में जो महत्वपूर्ण था वो राजबुल और सोडास, इन दोनों का लेख मिलता है। राजबुल का सिंह शीर्ष स्तंभ लेख मिलता है मथुरा से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और सोडास, ये 2 महत्वपूर्ण शासक थे। उज्जैन के जो शासक होते हैं इसमें चष्टण और रुद्रदामन, ये कारधमक क्षत्रप कहलाए। इनमें चष्टण और रुद्रदामन हम जानते हैं कि इसका समय जो था रुद्रदामन का 130 से 150 ईस्वी के आसपास था, 130 से 150 ईस्वी के आसपास था। सबसे महत्वपूर्ण शासक इस समय का ही था। इसने काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अपना आक्रमण किया और अपने क्षेत्र में रखा। इसने सिंधु घाटी क्षेत्र तक, यहाँ तक का, चूँकि ये मालवा का क्षत्रप था, तो इसने लगभग इतने क्षेत्र पर कब्जा किया था। नासिक के क्षत्रपों के आसपास तक इसने जो है कब्जा कर लिया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो था, इसने उस समय जो समकालीन सातवाहन शासक थे, सातवाहन शासक समकालीन जो
था उसको उसने कई बार हराया। इसके रुद्रदामन के जूनागढ़ प्रशस्ति में इसके लिखा हुआ है कि इसने कई बार हराया, लेकिन उस पर अपना निकट संबंधी होने के कारण छोड़ दिया। और इससे स्पष्ट होता है कि जब रुद्रदामन गौतमीपुत्र सातकर्णी था, तब उसके समय में रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह वासिष्ठी पुत्र पुलमावी से किया था। और जब वासिष्ठी पुत्र पुलमावी हुआ तो रुद्रदामन ने उसको कई बार हराया। तो इसका स्पष्ट उल्लेख यही है कि उसने वासिष्ठी पुत्र पुलमावी को हराया था। इसका जूनागढ़ अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, जो गुजरात में जूनागढ़ जिले में है, गिरनार के पास। गिरनार अभिलेख भी इसे कहा जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है गिरनार अभिलेख की, कि ये संस्कृत में लिखा गया, जबकि उस समय चारों तरफ खरोष्ठी था, चारों तरफ खरोष्ठी भाषा और प्राकृत थी, और खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा थी। लेकिन उस समय इसको संस्कृत भाषा के रूप में, संस्कृत भाषा को एक समुद्र में एक टापू की तरह इसने जो है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। और वहाँ पर जो झील चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में बनवाई थी, अशोक के समय में टूटी थी, और पुनः इसके समय में इसने अपने जो इसके मंत्री थे उनके मना करने के बावजूद भी इसने उसको अपने निजी कोष से बनवाया और जनता से कोई कर नहीं लिया। और अपने जो वहाँ का इसका छत्रप था, या कह सकते हैं गवर्नर था, सुविशाख को इसने उसको मरम्मत करने के लिए कहा और मरम्मत कराई, और जनता को जिससे इसके कल्याणकारी जो प्रवृत्ति का है इसकी सूचना मिलती है इससे। ये जो समस्त क्षत्रपों में सबसे महान था, और मालवा के क्षत्रपों या उज्जैन के क्षत्रपों में, कार्दमक क्षत्रपों में सबसे महान शासक था। इसके अलावा जो नासिक के क्षत्रप थे, नासिक के क्षत्रपों में भूमक और नहपान महत्वपूर्ण हैं। सातकर्णी प्रथम के बाद यहाँ जो सातवाहन शासक होते हैं उनका समय बहुत अंधकार में चलता है, या अंधयुग कहा जाता है उनके सातकर्णी प्रथम के बाद। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के उत्कर्ष के साथ ही उनका पुनः उत्थान होता है। उस बीच का समय लगभग 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों में नहपान ने काफ़ी क्षेत्रों पर उसने अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन उसी समय सातकर्णी का उत्थान होता है, और उसने जोगलथम्बी में प्राप्त जो सैकड़ों हजारों सिक्कों का ढेर है, उस पर बहुत सारे सिक्के, सैकड़ों सिक्के, हजारों सिक्के ऐसे हैं जिस पर नहपान के सिक्के हैं। बाद में उस पर मोहर जो है सातकर्णी प्रथम द्वारा लगवाया गया। तो इससे लगता है कि सातकर्णी प्रथम ने काफ़ी बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया नहपान के समय में। तो ये भूमक और नहपान ये नासिक के क्षत्रप थे, ये क्षहराज क्षत्रप थे। और ईसा की प्रारंभिक 2 सदियों तक ये आक्रमणकारियों का समय चलता रहा। बाद में अन्य आक्रमण भी हुए, लेकिन शकों के आक्रमण के बाद जो महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ जिसने भारत के बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया और लंबे समय तक राज किया और भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य प्रदान किया, वो था कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, और उसके उपलब्धियों के बारे में, कनिष्क की उपलब्धियों के बारे में, उसके व्यापार वाणिज्य के बारे में, और मौर्योत्तरकालीन व्यापार वाणिज्य के बारे में उस क्लास में चर्चा होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।